हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है। फूड रिसोर्सेज जहाँ से हमको फूड मिलता है, मेनली हम फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट एंड एनिमल्स पे। ठीक है, अब इन रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है एंड द क्रॉपिंग लैंड, जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड है, वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को, कुछ ऐसे तरीकों को अपनाना पड़ेगा कि हम एक पर्टिकुलर, एक लिमिटेड एरिया पे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें। या सिंपली कहें तो ये जो प्लांट की ग्रोथ है, जिनसे हमको फर्दर, जो हम फूड के लिए प्लांट पे ही डिपेंडेंट है, तो हम इन प्लांट का, इन फ्रूट्स का, इसके जो फर्दर हमको मटेरियल जो हमको कंज्यूम करना है, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो सिंपली जो फर्स्ट पार्ट है ऑफ दिस चैप्टर, हम दोनों ही रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, प्लांट के बारे में भी बात करेंगे एंड एनिमल्स के बारे में भी बात करेंगे। मतलब किस तरीके से हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए और किस तरीके से हम प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, इन दोनों ही रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लांट रिसोर्सेज। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्लांट रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं। और प्लांट रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट होगी तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज करने के तरीके हमको ढूंढने हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे कि कौन से मेथड है जिनकी हेल्प से हम ये प्लांट प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं। तो प्लांट रिसोर्सेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव दीज प्लांट रिसोर्सेज, हमको मेजरली इसको 3 तरीके के मेथड इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। वन इज टू एनहांस द क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे एनहांस करना है। सेकंड, क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करना है, टू इम्प्रूव द क्रॉप वैरायटी। एंड थर्ड वन इज इम्प्रूव द स्टोरेज, या सिंपली हम इसको बोले तो क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन। तो मेथड्स टू इम्प्रूव द प्लांट रिसोर्सेज, इसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो मतलब जो हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट में हम बात करेंगे प्लांट रिसोर्सेज के बारे में, दूसरे में हम बात करेंगे एनिमल रिसोर्सेज के बारे में। प्लांट के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि कितने तरीके की डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स हैं और किस क्रॉप पे हम किस मटेरियल के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था सीरियल्स के बारे में कि सीरियल क्रॉप को अपन क्यों ग्रो करना चाहते हैं या पल्सेस को क्यों ग्रो करते हैं। बिकॉज सीरियल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, पल्सेस से हमको प्रोटीन्स मिलते हैं। एंड फर्दर जो ऑयल सीड्स होते हैं, ऑयल क्रॉप है, जो फर्दर उनके जो सीड्स हैं, जैसे आप बात करें मस्टर्ड के बारे में, तो मस्टर्ड के सीड से हमको क्या मिलता है? मस्टर्ड ऑयल। एंड मस्टर्ड ऑयल से हमको क्या मिलेगा? फैटी एसिड्स। तो मेजरली जो हमारी डाइट का पोर्शन है, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इन सब के लिए हम किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, प्लांट प्रोडक्शन डिक्रीज होगा क्योंकि लैंड एरिया क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड कम होता जा रहा है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कम एरिया पे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए हमको उन रिसोर्सेज में इम्प्रूव करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और इन इम्प्रूवमेंट मेथड्स को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया है कुछ सब हेडिंग्स के अंडर। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में कि किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। अब क्रॉप प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं एक जनरल सी कि लाइक अगर आपको सपोज आपको अपने घर में ही प्लांट ग्रो करने हैं, तो अगर उस प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर हो,
आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि भाई मेरा प्लांट खराब ना हो, उसकी ग्रोथ प्रॉपर होनी चाहिए, तो उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस करना है तो सनलाइट की ज़रूरत होगी, उसको टाइम टू टाइम वाटर की ज़रूरत होगी, और जिस पर्टिकुलर सॉइल में उसको ग्रो किया हुआ है वहाँ पे आप फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स का यूज़ करते हो। जनरली घरों में हम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करते हैं, है ना। उससे क्या मिलता है? उससे मिलता है उस सॉइल को न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स पानी में डिज़ोल्व होके पहुँचते हैं प्लांट के पास, और फर्दर प्लांट को क्या मिलता है? नरिशमेंट, और जिसकी हेल्प से वो ग्रो करेगा। तो सिंपली ये जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन है, इस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए 3 फैक्टर्स आर वेरी एसेंशियल। वन इज न्यूट्रिएंट्स, कि न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए। सेकंड इज न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे कहाँ से? सॉइल से। सॉइल में वो कहाँ से आएंगे? या तो नेचुरली ही प्रेजेंट होते हैं, कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो सॉइल में नेचुरली ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब प्लांट उस पर्टिकुलर सॉइल में बार बार ग्रो कर रहा है तो वो सॉइल का भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? अमाउंट उनका डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको आपको आर्टिफिशियली बाहर से उस सॉइल में आपको न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम डिपेंडेंट रहते हैं किसके ऊपर? फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर के ऊपर। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। एंड आफ्टर दैट क्या ज़रूरत है उसके लिए? फोटोसिंथेसिस होगा तो किसका रिक्वायरमेंट है? वाटर का भी रिक्वायरमेंट है ना। तो इरिगेशन, प्रॉपरली प्लांट्स को वाटर सप्लाई मिलनी चाहिए, और ये इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपली क्रॉप प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए हमको ये 3 फैक्टर अगर हमने इम्प्रूव कर लिए तो ऑटोमेटिकली क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस वैरायटी? वैरायटी क्या है? क्रॉप वैरायटी। अगर हम सीड की क्वालिटी इंप्रूव कर लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का सीड बनाएं जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस को भी बियर कर सकता है, थोड़ा सा उसके अंदर फाइटिंग कैपेसिटी हो कि वो बहुत जल्दी डिजीज ना हो। जैसे हम बात करते हैं ना हमारी बॉडी के बारे में, एक हेल्दी ह्यूमन बींग कौन सा होता है? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, जो बैक्टीरिया से फाइट कर सकता है। तो सेम ये इम्यूनिटी अगर प्लांट को देनी है तो वो कहाँ से आएगी? वो आएगी उसके सीड से। जितनी अच्छी क्वालिटी का सीड होगा उतना ही कम रिसोर्सेज को कंज्यूम करते हुए वो ग्रो कर जाएगा, और उसके ऊपर डिजीज इंसेक्ट्स ग्रो करने के चांसेस भी कम रहेंगे। थोड़ा सा उसके अंदर पावर होगी कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस को बियर अप कर सकता है। फाइन, तो एक अच्छी क्वालिटी का सीड चूज करना या अच्छी क्वालिटी का सीड फॉर्मेशन करना, ये एक टारगेट है। एंड द लास्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या होगा कि सपोज प्रोड्यूस तो होगी प्रोडक्शन, खेत बहुत बड़े, भाई एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ, इस बार खेती बहुत अच्छी हुई है, लेकिन सडनली क्या हो गया, उसको हार्वेस्ट करने से पहले, कट करने से पहले ही बारिश आ गई, बाढ़ आ गई या कुछ हो गया और वो सब खराब हो गया, बर्बाद हो गया। तो मतलब हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए ना। तो एक तो हमको मेक श्योर करना चाहिए एनवायरमेंटल कंडीशंस, अगर हमको लगता है कि हाँ ठीक है फसल पक गई है तो उसको जैसे ही हो वो उसको रेडी करके स्टोर हाउस में स्टोर कर लेना चाहिए। एंड जो ये स्टोरेज चैम्बर्स हैं ये प्रॉपरली सैनिटाइज होनी चाहिए, इनके अंदर कोई इंसेक्ट ना हो, वाटर लीकेज ना हो, बिकॉज अगर ये सब चीज़ें हुई तो वो क्रॉप क्या होगी, बनी बनाई पूरी क्रॉप खराब हो जाएगी। ओके, सेकेंड, ऑन फील्ड क्या कर सकते हैं कि ऑन फील्ड ये जो क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स का, कि सपोज मेक श्योर करना है कि इंसेक्ट्स क्रॉप को ख़राब ना करें तो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। सेकेंडली, जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं फील्ड पे विच आर नोन एज वीड्स, उन वीड्स को भी अलग करना है, हटाना है, बिकॉज वो क्या करते हैं, लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड एरिया में सपोज हमने 10 प्लांट वो ग्रो किए जो हम चाहते हैं जिनसे हमको फूड मिलेगा, लेकिन 5 प्लांट एक्स्ट्रा अनवांटेडली जो हमने ग्रो नहीं किए, अननेसेसरीली वो ग्रो हो गए, तो वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर लैंड में जितना हमने नरिशमेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया
उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा प्लांट भी तो ग्रो कर रहे हैं, वो भी तो उस नरिशमेंट को, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो हमारा मेन क्रॉप है उसके लिए वो क्या करते हैं, कंपटीशन क्रिएट कर देते हैं। तो मेन प्लांट में हो सकता है मेन क्रॉप में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए और वो उतनी अच्छी क्वालिटी का ग्रो ना हो जितना हम चाहते हैं। तो इन वीड्स को हटाने के लिए वी कैन यूज़ वीडिसाइड्स, और मैन्युअली भी उन प्लांट्स को हटाया जा सकता है। फाइन, ये सेपरेट थिंग है, हम इसको पढ़ेंगे अबाउट क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन दोनों ही जगह पे होगी, ऑन फील्ड भी होगी और स्टोरेज चैम्बर में भी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो सिंपली ये जो प्लांट रिसोर्सेज है, इम्प्रूवमेंट इन प्लांट रिसोर्सेज, इस इम्प्रूवमेंट मेथड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 1 इज क्रॉप प्रोडक्शन, सेकेंड इज क्रॉप वैरायटी एंड थर्ड इज क्रॉप प्रोटेक्शन। और सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट की, विच इज नोन एज क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन। और जैसे कि हमने अभी अभी बात की है, एक्चुअली अगर हम देखें तो जो इंडियन कंट्री है, इंडिया, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग एनवायरनमेंट है, अलग अलग टेरेन्स हैं। तो हर एक जगह की जो सॉइल है वो भी चेंज हो रही है, और सॉइल के जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं वो भी ऑफ कोर्स चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है, अगर लाइक सेम ही लैंड पे आप 10 साल से लगातार कंटिन्यूसली हर सीजन में कोई ना कोई क्रॉप ग्रो कर ही रहे हो, तो जो सॉइल के न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक दिन तो कंज्यूम होंगे ही होंगे ना, कम भी तो हो ही रहे होंगे। सेम प्लांट को सेम न्यूट्रिएंट्स चाहिए और हर बार वो उसी सॉइल पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो उसका कुछ तो अफेक्ट आएगा क्रॉप के प्रोडक्शन पे। तो क्रॉप प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए बेसिकली 3 मेथड्स हैं, जो मैं अभी भी आपको बता चुकी हूँ, दोबारा फिर बता रही हूँ। टू एनहांस द क्रॉप प्रोडक्शन बेसिकली हम लोगों को 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। 1 इज न्यूट्रिएंट्स। जनरली जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट को, जो रिक्वायर्ड होते हैं न्यूट्रिएंट्स, 17 एलिमेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब इन 17 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए वो एयर पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि कुछ उसको एयर से मिलते हैं, एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, कुछ उसको वाटर से मिलते हैं और कुछ उसको सॉइल से मिलते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स के लिए वो डिपेंडेंट है। प्लांट किस पे डिपेंडेंट है? बोथ ऑल ऑफ द 3 फैक्टर्स, एयर, वाटर एंड सॉइल, ठीक है। अब सपोज सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की हो गई कमी, तो उसको क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियली प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और आर्टिफिशियली मेथड टू एनहांस द सॉइल न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? हम फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर मैन्योर की फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइन। सेकेंड चीज़ क्या है? इरिगेशन, वाटर। सेकेंड फैक्टर इज इरिगेशन, ठीक है, क्योंकि वाटर भी एक असेंशियल कंपोनेंट है ग्रोथ के लिए। अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो गई तो हाइड्रोजन नहीं मिल पाएगा। रिमेंबर ना, H2O को प्लांट जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या करता है? ब्रेक डाउन कर लेता है। या आप पढ़ोगे अगले साल नेक्स्ट ईयर में 10th क्लास में कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ से जो बेसिकली इरिगेशन से, वाटर से जो प्लांट को मटेरियल मिलते हैं या कंपोनेंट्स मिलते हैं, वो हाइड्रोजन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो स्टोमेटास की ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड अदर फैक्टर्स जो हैं प्लांट को नरिशमेंट पहुंचाने की, वो भी कहाँ से मिल रहे हैं? वाटर से। तो इरिगेशन, वाटर इज एन second essential component. And third is crop pattern. क्रॉप पैटर्न का मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी बताया कि 10 साल से सेम क्रॉप सेम लैंड पे ग्रो कर रही है, तो वो सेम न्यूट्रिएंट्स को हर बार कंज्यूम करेगी, तो उससे उन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की क्या हो जाएगी? उस सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी। और कई बार हो सकता है कि जो सॉइल है वो इनफर्टाइल भी हो जाए, ठीक है जी। इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अल्टरनेटिव क्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी ना, सीज़न के अकॉर्डिंग क्रॉप क्या हो जाती है, टाइप ऑफ क्रॉप चेंज हो जाती हैं। तो अगर हम सीज़न के अकॉर्डिंग चलें तो हम सपोज़ हमने जो राबी क्रॉप्स हैं, राबी क्रॉप्स लगाई, फिर उसके बाद बारी आएगी विंटर क्रॉप्स की, मतलब आपके जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनके बारे में।
फाइन। अब अगर इंटरमीडिएटली सपोज आपका जो राबी और खरीफ क्रॉप है वो सेम न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इंटरमीडिएटली बीच में कुछ ऐसी क्रॉप को यूज़ करना चाहिए जो कि उन एलिमेंट्स पे डिपेंड ना करके किसी अदर न्यूट्रिटिव फैक्टर को कंज्यूम करें। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ वीट की, तो वीट को जनरली ग्रोथ के लिए चाहिए नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फेट। नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये उसको मिलेगा सॉइल से। तो मतलब जब भी वीट ग्रो कर रहा है उस पर्टिकुलर सॉइल पे, तो उसको वो क्या कंज्यूम करेगा, नाइट्रोजन वहाँ से कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब हर बार सेम यही प्रोसीजर रिपीट हो रहा है, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जब मैं क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेती हूं, जब मैं वीट को कट कर लूँगी वहाँ से, तो उसके बजाय उस अल्टरनेट जब नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करने का टाइम हुआ, उस बीच में हम कुछ ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करें जो कि सॉइल के अंदर इस नाइट्रोजन का जितना कंजम्पशन हुआ है उसको प्रोवाइड कर सके, सॉइल को नाइट्रोजन सप्लाई कर सके। और इसके लिए होते हैं लेग्यूम्स प्लांट। आपने सुना होगा चना के बारे में, पीस के बारे में, ये क्या होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉइल के साथ, ये एक्चुअली क्या करते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ कंबाइन करते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का जो जितना नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ है उसको सप्लाई कर देते हैं इन शॉर्ट। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स के बारे में, जब हम बात कर रहे होंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में। ठीक है, वहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। सिंपली यहाँ के लिए अभी इतना ज़रूरी है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फॉर एन एग्जांपल पीज हो गई, ये क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब सॉइल के अंदर नाइट्रोजन के अमाउंट को इंक्रीज कर देने का काम कर देते हैं। ठीक है, तो इस जगह से अगर हम सेम क्रॉप को बार बार ना यूज़ करते हुए क्रॉप पैटर्न्स को चेंज करते रहें, डिफरेंट क्रॉप पैटर्न्स को अप्लाई करें, तो इससे भी जो प्रोडक्शन है, जो सॉइल है, उसको नरिशमेंट मिलता रहेगा, वो इनफर्टाइल नहीं होगी और क्रॉप प्रोडक्शन एनहांस होगा। तो सिंपली ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हमने ये 3 फैक्टर्स को इम्प्रूव कर लिया, इन 3 फैक्टर्स पे ध्यान दे दिया, तो ऑटोमेटिकली क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हम इन तीनों फैक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट इज न्यूट्रिएंट। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही था कि न्यूट्रिएंट्स के लिए जो प्लांट डिपेंड करते हैं, प्लांट के ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स असेंशियल हैं, उनका नंबर कितना है, देयर आर 17 न्यूट्रिएंट्स which are essential for plant growth। पहली चीज तो यही होगी, कितने न्यूट्रिएंट असेंशियल है, 17 न्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल, किसके लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब दूसरी बात, ये जो 17 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। इन 17 न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लांट डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एयर, वाटर एंड सॉइल। तीनों ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, एयर, वाटर एंड सॉइल। अब हम देखते हैं कि कौन से एलिमेंट से, एयर से प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वाटर से कौन से मिलते हैं एंड सॉइल से कौन से मिलते हैं। तो सबसे पहले एयर की बात करें तो एयर से प्लांट को मिलते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। वाटर से मिलते हैं हाइड्रोजन, वाटर से मिलता है
हाइड्रोजन, एंड सॉइल से प्लांट कंज्यूम करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, आफ्टर दैट मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, आफ्टर दैट मोलिब्डेनम, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम अलग अलग है, आपको पता होगा है ना, बोरोन, कॉपर, क्लोरीन एंड निकल। तो ये आई थिंक हो गए हैं 17, काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट कार्बन, ऑक्सीजन, ये दो कहाँ से मिल रहे हैं, एयर से मिल रहे हैं। हाइड्रोजन कहाँ से मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है। और उसके बाद बाकी जितने भी हैं 17 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचता है, तो ये सारे कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, 14th is boron, 15th is copper, 16th is chlorine and 17th is nickel। तो ये है न्यूट्रिएंट, 17 न्यूट्रिएंट्स जिनके ऊपर प्लांट डिपेंड करता है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है जी। अब इन 17 न्यूट्रिएंट्स में कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते ही होते हैं, मतलब उसकी ग्रोथ के लिए असेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, विच आर रिक्वायर्ड इन अ लार्जर क्वांटिटी ऑल्सो, जिनको प्लांट को ज़रूरत तो है लेकिन ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत है, उनको हम बोल देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड तो हैं बट इन लेसर अमाउंट, कम अमाउंट में, बहुत थोड़ा सा भी अमाउंट अगर उसका सॉइल के अंदर होगा तो वो सफिशिएंट है, ग्रो कर सकते हैं। इनको क्या बोल देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के फर्दर टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका अमाउंट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जिनका रिक्वायरमेंट है, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका रिक्वायरमेंट कम अमाउंट में है। तो बात करते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट के क्लासिफिकेशन के बारे में। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट हम न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड न्यूट्रिएंट्स इनटू टू कैटेगरी। वन इज नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट, one is known as macronutrient and second is known as micronutrient. Second is known as micronutrient. Macronutrient कौन से होते हैं, which required in nutrients which required in लार्जर अमाउंट, जिनका रिक्वायरमेंट क्या है, लार्जर अमाउंट में होता है। ठीक है। एंड सेकेंड इज माइक्रो विच रिक्वायर्ड इन लेसर अमाउंट। क्या है,
कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है। अब अगर हम नंबर देखें कि कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं और कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, तो देयर आर 9 एलिमेंट्स, 9 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मैक्रो हैं। तो आउट ऑफ दीज 17, 9 आर असेंशियल फॉर प्लांट, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है और ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है। इनको क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड वेयर एज 17 - 9 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 8। तो 8 न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है। अब अगर हम देखें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, इसको देख सिंपल ट्रिक है याद करने की कि एयर से जो मिलते हैं, एयर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो एयर से जो मिलता है वो क्या है? सारे के सारे एसेंशियल हैं, मतलब मैक्रो हैं। वाटर मैक्रो है। एंड सॉइल से जो मिलते हैं दैट इज NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ठीक है जी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये NPK तो आप याद कर ही लो एज इट इज। ठीक है, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा मैग्नीशियम, सल्फर एंड कैल्शियम। ठीक है, तो 6 जो सॉइल से मिलते हैं दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हो गए? एयर से कौन कौन से मिलते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन। वाटर से क्या मिलता है? हाइड्रोजन। ठीक है, फिर NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, and the next is magnesium, sulfur and calcium. Magnesium, sulfur and calcium. ठीक है, ये आप याद कर लोगे NPK से और ये आप याद कर लोगे MSC से। ठीक है, और ये 3 तो हमको पता ही है। ठीक है, तो NPK एंड MSC। ठीक है भाई, MSC समझते हो ना, मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, ये ज़रूरी है सारे के सारे किसके लिए? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। एंड रेस्ट जितने भी हैं, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, क्लोराइड, निकल, ये सब आ जाएंगे किसमें? माइक्रो में, मतलब जिनका अमाउंट कम रिक्वायर्ड होता है, जो कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है प्लांट की ग्रोथ के लिए। क्लियर होगी इतनी सी चीज़? तो इसको आप नोट डाउन करो। ये सब कहाँ से मिल रहे हैं? एयर से, वाटर से, सॉइल से। अब जनरली चलो एयर और वाटर तो मिल जाएंगे। ठीक है, एयर तो एटमॉस्फेयर से ही लेना है, तो प्लांट को कभी कार्बन, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी। ठीक है, वाटर, इरिगेशन अगर प्रॉपरली हो रहा है तो हाइड्रोजन भी मिलता ही रहेगा। लेकिन सॉइल, अगर कंटिन्यूसली सॉइल में जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये एक लिमिटेड अमाउंट में तो होंगे और कंटिन्यूसली प्लांट इसमें ग्रो होते जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम नए क्रॉप को उगाना शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होगा? इन न्यूट्रिएंट्स की तो डेफिशिएंसी होती जा रही है ना सॉइल में। तो सपोज अगर कोई पर्टिकुलर सॉइल है जहाँ पे ये जो असेंशियल हैं, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट इतना सफिशिएंट नहीं है, लार्जर अमाउंट में अवेलेबल नहीं है सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं हो पाएंगे। और अगर ग्रो करने की आप कोशिश भी करोगे तो वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही उनके अंदर या तो डिजीज हो जाएंगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिले ना, या मुरझा जाएंगे या किसी और तरीके से वो खराब हो जाएंगे। तो अपने को मेक श्योर करना पड़ेगा कि सॉइल के अंदर एटलीस्ट जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए। और इसको हम कैसे प्रोवाइड करेंगे सॉइल में? बाय मीन्स ऑफ 2 मेथड, 2 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक फर्टिलाइजर्स के थ्रू या दूसरा मैन्योर्स के थ्रू। फर्टिलाइजर्स जो केमिकल्स जिसके अंदर यूज़ होता है, फैक्ट्रीज में बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं जनरली, ठीक है, विद हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। वेयर एज जो मैन्योर्स होते हैं दीज आर ऑर्गेनिक,
ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट है वो कंपैरेटिवली कम होता है। प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट से भी फॉर्मेशन किया जा सकता है मैन्योर्स का, एंड दीज आर मोर नेचुरल मेथड, तो कम हार्मफुल होंगे, मतलब केमिकल्स इसके अंदर क्या है, नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। तो ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सॉइल को हार्मफुल कंटेंट भी नहीं जा रहे हैं, सॉइल के अंदर केमिकल्स भी नहीं जा रहे हैं, तो सॉइल की जो फर्टाइल है, सॉइल भी लॉन्गर ड्यूरेशन तक फर्टाइल रहेगी। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, ऐसे ही मैन्योर्स के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अबाउट फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, कि किस तरीके से आर्टिफिशियली दो मेथड हैं टू एनहांस द न्यूट्रिटिव एलिमेंट इन द सॉइल, सॉइल के अंदर न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स को एनहांस करने का, इन केस अगर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, स्पेशली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसको एनहांस करने के, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं। वन इज़ बाय द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड सेकेंड इज़ बाय द हेल्प ऑफ मैन्योर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स के बारे में और उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। आज के लेक्चर में जो हमने मेनली डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है हमने अबाउट दिस मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसका जो ये डिफरेंस है, ये जो हमने बनाया है यहाँ पे क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशंस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जनरली जो MCQs में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अबाउट दिस न्यूट्रिएंट्स, कि असेंशियल कौन से हैं एंड नॉन असेंशियल कौन से हैं, कितना नंबर होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, कितना नंबर होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, टोटल न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स कितने रिक्वायर्ड है प्लांट की ग्रोथ के लिए, मतलब प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है। तो टोटल नंबर इज 17, आउट ऑफ विच 9 आर मैक्रो एंड 8 आर माइक्रो। ठीक है जी, और हमको याद कर ही लिया है सिंपली कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो हमको मिलता है एयर से, कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर, NPK एंड MSC, दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपको ये याद रखने हैं। क्लियर होगी इतनी सी चीज़? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स के बारे में।